हाँ जी स्टूडेंट्स, तो बेटा हमने जो पिछली वीडियो करवाई थी ना उसके अंदर हमने किसके बारे में स्टडी कर रहे थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बता रहे थे। तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता था, एबिलिटी टू लॉस और गेन द इलेक्ट्रॉन बताया था। हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला भी, लेकिन कहां पर निकाला था, स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर, जहां पर कंसंट्रेशन कितनी लेते हैं हमें 1 मोलर। लेकिन अब बात आती है कि अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज कर दें, 1 मोलर की बजाय 2 मोलर कर दें या 0.1 मोलर कर दें, तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी। तो इसके लिए क्या आई थी कि नर्नस्ट इक्वेशन आई थी हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू नर्नस्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एनी मेटल at concentration C is equal to standard electrode potential for the metal minus RT upon NF natural log of, ऊपर हम मेटल की कंसंट्रेशन, नीचे मेटल है आयंस की कंसंट्रेशन। भाई मान लो कोई मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके किसमें कन्वर्ट हो रही है, आयंस के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो इन्हीं आयंस के कारण तो कंसंट्रेशन आती होगी, ठीक है। अब जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उतनी ज्यादा क्या आ जाएगी हमारे पास, कंसंट्रेशन आ जाएगी। लेकिन यहां पर हम क्या देखेंगे कि जो तुमने ये वर्ड लिखा ना, ये वाला थोड़ा सा ध्यान से लिखना तुम। अगर मैं मान लो इसको ऐसे लिखता हूं तो अलग मीनिंग है, और अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया ना तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। E मींस तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन यहां पर तुम क्या देख रहे हो कि मेटल कैटायन से मेटल चेंज हो रहा है। कैटायन मेटल में कब कन्वर्ट होगा, जब वो वापस से अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, गेन कर ले। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये किसका काम करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल का। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहां पर तुम क्या देख रहे हो कि मेटल मेटल आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, है ना। और इलेक्ट्रॉन लॉस करने से क्या निकलता है उसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन से पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को। आगे बात समझ में। तो यहां पर तुम क्या देखोगे जी, मेटल के कारण तो कंसंट्रेशन में कुछ चेंजमेंट होना नहीं। तो इसी कंसंट्रेशन हमने क्या ले ली, कांस्टेंट ले ली, मतलब है 1 ले ली। जहां पर ये नेचुरल लॉग है, इसको हम लॉग के अंदर, मतलब लॉग बेस E को जब लॉग बेस 10 के अंदर चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2.303 से, ठीक है। तो यहां पर क्या देखोगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट C कंसंट्रेशन फॉर एनी मेटल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द मेटल माइनस 2.303 RT अपॉन NF। यहां पर log बेस 10 E, सॉरी log बेस 10, ऊपर क्या ले लिया 1 और नीचे मेटल आयन की कंसंट्रेशन। आगे इसमें अब तुम यहां पर क्या देखोगे, जो R होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 8.314। T टेंपरेचर होता है, अगर गिवन है तो ठीक, नहीं तो हम 298 केल्विन ले लेते हैं। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय द मेटल, वो तो आपको इक्वेशन में गिवन होगा। भाई अगर मान लो यहाँ पर Cu2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Al3+ है तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, N की वैल्यू तो वहां से पता चल जाएगी। अब क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितना लेते हो आप, 96500। ये जब सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे ना, तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट C कंसंट्रेशन फॉर एनी मेटल वो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द मेटल माइनस 0.0598 डिवाइड बाय n log ऑफ 1 अपॉन mn प्लस आ जाएगा। ये होती है हमारे पास नर्नस्ट इक्वेशन। आगे बात सुनिए, ठीक है। अब नर्नस्ट इक्वेशन की हेल्प से ही हम आपको एक और टॉपिक करवा देते हैं कि भी हम
ईएमएफ को कैसे कैलकुलेट करेंगे एट सी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमारे पास नॉर्डन इक्वेशन क्या आती है, E नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन एम एन प्लस। ये इक्वेशन थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, देखो तो हम बार बार एक ही रिएक्शन ले लेते हैं, जिंक प्लस CuSO4, ज्यादातर दूसरी रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रखा है, लेकिन अब की बार हमें कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे। देखो कैसे, मान लो तुम्हारे पास है जिंक प्लस CuSO4, CuSO4 को मैं आयंस की फॉर्म में ले लेता हूं। यहां पर अब की बार आपने क्या ले लिया, उसकी कंसंट्रेशन ले ली, मान लो 0.01। यहां पर किसी में कन्वर्ट होता था ये ZnSO4 मतलब है Zn2 प्लस, यहां पर कंसंट्रेशन ले ली मान लो 0.1 ले ली, यहां पर 0.01 ले लिया, यहां पर 0.1 ले ली। आप 2 4 10 15 कुछ भी ले सकते हो प्लस Cu। तो तुमने क्या देखा थी, कंसंट्रेशन तो चेंज है। तो अब की बार जो ईएमएफ आएगा हमारे पास है, जिसको हम कैसे निकालते थे, ई कैथोड। कैथोड का काम कौन करेगा, अब यहां पर है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, कॉपर। तो यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ए कॉपर माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ए जिंक। ई कैथोड माइनस ई एनोड ऐसे निकालते हो। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर तुमने सी कंसंट्रेशन ले रखी है, तो सी कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर कितना होगा, जितना कि उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन Cu2 प्लस। याद आया, चलो फिर से बता देता हूं, माइनस सी कंसंट्रेशन पे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आएगा, तो जहां पर जी कॉपर लिख रखा है वहां पर जिंक लिख देंगे कि जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक था एट ए स्टैंडर्ड कंडीशन, माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन Zn2 प्लस। आगे बात समझ में आता है। अब हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो जो प्लस की हो क्या हो जाएगी, माइनस की, और जो माइनस की हो क्या हो जाएगी, प्लस की। बोलो यहां तक समझ में आ गया। तुमने अगले वाले स्टेप में लिखना इसको। अब क्या देखोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ए सेल। यहां से RT अपॉन NF और यहां से RT अपॉन NF कॉमन निकाल सकते हैं। अगर आपने माइनस का ही निकाल लिया, माइनस RT अपॉन NF अगर कॉमन निकाल लिया, तो ये माइनस का निकालने का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना। यहां पर क्या बच जाएगा अंदर, नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन Cu2 प्लस। लेकिन माइनस का निकालने का ये क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। तो माइनस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन Zn2 प्लस। अब आपने लॉग के बारे में डिस्कस सुना होगा कि log a माइनस log b किसके बराबर होता है, log a बाई b के। इस तरीके से पढ़िए ना कि जी log a माइनस log b तो किसके बराबर होता है, log a बाई b के, और log a प्लस log b किसके बराबर होता है, log a b के। याद होगा। और यहां पर अगर हम बात कर देते हैं log a की पावर b तो किसके बराबर होता है भाई, वो b log a के इक्वल होता है। तो यहां पर तुम देखो, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ए सेल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन Cu2 प्लस अपॉन 1 अपॉन Zn2 प्लस। Zn2 प्लस घूम के कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये क्या निकल जाएगा तुम्हारे पास भाई, EMF की वैल्यू आ जाएगी एट सी कंसंट्रेशन। आई बात समझ में, ठीक है। इसको तो जी थोड़ा सा और भी खोल सकते हैं ना कि ये ई नोट सेल को तो इसी तरीके से रखते हैं, और फिर से वही नेचुरल लॉ को पहले लॉ में चेंज करके और इन गैस कांस्टेंट, टेंपरेचर, फैराडे कांस्टेंट, इन सभी की वैल्यू पुट करेंगे तो वही वैल्यू आएगी ना 0.0591 डिवाइड बाय n लॉग ऑफ ऊपर किसकी कंसंट्रेशन ली हमने, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ था, और नीचे कंसंट्रेशन किसकी लेते हैं हमें, जिसका रिडक्शन हुआ है। आगे बात समझ में। एक बार अब यहां से नर्मस्ट इक्वेशन की हेल्प से ही हम
दो चार वैल्यू और निकालेंगे। सबसे पहले तो निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इक्विलिब्रियम क्या चीज होती है? जब दोनों साइड कंसंट्रेशन क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब है जितनी कंसंट्रेशन होती है ना आयन की, वो क्या बन जाए, कांस्टेंट हो जाए, सेम हो जाए। तो स्टेज के क्या बोलते हैं हमें, इक्विलिब्रियम स्टेज। आप कुछ भी डेफिनेशन बना सकते हो, जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है उतनी बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाए, सही है बोल दो। लेकिन हमने तो कौन सी डेफिनेशन यूज करनी है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशन क्या कर देते हैं, हमें कांस्टेंट कर देते हैं। तो अगर ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी तो ये रेशियो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ना। इसे मैं समझा देता हूं कि अगर ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई तो इनका रेशियो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसको क्या बोल देंगे हम, इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट। यहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, पहले तो आप इक्विलिब्रियम स्टेज के बारे में बता देना, फिर सीधे बोल देना कि वी नो दैट अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट ईएमएफ किसके बराबर होता है, E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ ए, ये वैल्यू लिख देना। बट एट इक्विलिब्रियम ये क्या होता है, Kc के इक्वल होता है। लेकिन तुम यहां पर क्या देखोगे, जब जी कंसंट्रेशन कांस्टेंट ही होगी तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी मतलब इलेक्ट्रॉन ना तो लॉस हो रहा ना ही गेन हो रहा, तभी तो कंसंट्रेशन सेम रहेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं हो रहा तो यहां पर रीडिंग कितनी आएगी, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम के ऊपर तो ईएमएफ वैल्यू कितनी होती है, 0 हो जाती है। आ गया समझ में। तो ये अगर सारी वैल्यू अगर हम यहां पर पुट करें तो तुम्हारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी भाई, 0 इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ Kc। आ गया समझ में। अब इसको क्या कर देते हैं हम, इसको इस तरफ ले आते हैं तो प्लस का हो जाएगा। तो E नॉट सेल इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू फिर से पुट कर दो, 0.0598 डिवाइड बाई n log ऑफ Kc। इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। आगे आसन में, ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, इन सभी चीजों की वैल्यू सारे यूज होंगे आपके लिए, रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, इतना निकालने के बाद एक और टर्म आती है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी बाकी है। वो क्या होती है, गिव्स फ्री एनर्जी होती है। तो आपने सुना होगा कि गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, हमारे पास एक ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज और अब्सॉर्ब ड्यूरिंग ए रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब कोई रिएक्शन होती है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब होती है या रिलीज होती है, इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी, है ना। तो यहां पर तुम क्या देखोगे कि हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो जी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस कर दो आप, इसको गिव्स फ्री एनर्जी को किससे नोट करते हैं, मैं डेल्टा जी से ना। अगर मान लो इनमें जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, हमें काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो एक ये किसके इक्वल आ जाएगी, E नॉट सेल के। अगर मान लो एक मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इसका मतलब 1 फैराडे चार्ज फ्लो हो रहा है। और अगर n मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो n फैराडे चार्ज फ्लो हो रहा है। तो हमारे पास जो गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है जी, यहां पर हम माइनस साइन लगाते हैं, माइनस NF E नॉट से। ठीक है, तुम देखते हो ना, ये तो पता होगा ना कि माइनस साइन का मतलब क्या होता है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। अगर यहां पर मैं प्लस साइन लगा दूं तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि कितनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है। अगर हमें ही एनर्जी देनी पड़ गई तो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर अपने आप रिलीज हो रही है तो क्या हो जाएगी, वो स्पॉन्टेनियस। अगेन समझ में, ये यहां पर ये जो माइनस और प्लस साइन है वो सिर्फ ये बताते हैं कि हीट एनर्जी रिलीज होती है, अब्सॉर्ब होती है। आगे समझ में, यहां से E नॉट सेल की अभी अभी वैल्यू निकाली थी हमने, कितनी थी हमारे पास E नॉट सेल की वैल्यू,
E नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई n, और यहाँ पर log ऑफ कैसी आया था ना हमारे पास, है ना, यहाँ पर पुट कर सकते हैं वो चीज। या फिर तुम बोलते थे कि जिसको हमने ओपन ही ना, मतलब इसको सारी वैल्यू वैसी वैसे रखें, RT अपॉन NF नेचुरल log ऑफ KC, ये वैल्यू इसी के इक्वल होगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस ऑफ NF मल्टीप्लाई बाई E नॉट सेल की जगह हमने क्या पुट कर दिया भाई, RT अपॉन NF नेचुरल log ऑफ KC। NF से NF कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारे पास क्या बचेगा, डेल्टा G की वैल्यू बचेगी कितनी, माइनस RT नेचुरल log ऑफ KC, या फिर नेचुरल log को भी log में चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस 2.303 RT log ऑफ KC। इस तरीके से हम गिव्स की एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं। आगे और सुनने, तो यहां पर तुमने इन दो वीडियो से ये चीज तो सीख ली कि जी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए एक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन ने गेन करने वाला चाहिए, और एक हमें इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना। तो इन सभी चीजों से हमें तीन टाइप के सेल बनाएंगे, वो बनाएंगे अग्नि वाले।